हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक एग्जाम पेपर 2021, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और ऑफिशियल आंसर की के साथ है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में। मार्च में आपका एग्जाम है। प्लस वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल के लिए एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि आपको इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कमेंट में बताना कि हमारे 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, राका शब्द का पर्यायवाची है। इसका जो राइट आंसर है ये है चंद्रमा। राका शब्द का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चिप्त व्यंजन है। उच्चिप्त व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं ड और ढ, ये होते हैं उच्चिप्त व्यंजन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्रिया होगी ये है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि खाकर जो शब्द है यहाँ पर देखो सो गया, यानी कि सोने से पहले क्या काम हुआ, खाना खाना हुआ। तो सोने से पहले खाया है, तो इसलिए पूर्वकालिक पहले वाला क्रिया होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां बतानी है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां क्या होती है, ए बी सी। ए का मतलब होता है अवधी, बी का मतलब होता है बघेली और सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इसी तरह से अन्य ऑप्शन में जैसे कि बी में है भोजपुरी मगही मैथिली, ये आपकी बिहारी हिंदी है। जयपुरी मारवाड़ी और मेवाड़ी आपकी राजस्थानी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की मूलतः भाषा है। मीराबाई की मूलतः भाषा है राजस्थानी, क्योंकि ये मूलतः राजस्थान से हैं और कहीं कहीं पर इनका जो भाषा में प्रभाव है वो ब्रज भाषा का भी देखने को मिलता है। राइट आंसर इसका होगा राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं। इन्हें कहते हैं अर्धशासकीय पत्रकार। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा अर्धशासकीय पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। हमारे देश का जो शब्द है यह है लोटा। ठीक है, लोटा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। अब हमें बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। तो जो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, जो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य यह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। यह किस प्रकार का वाक्य है। फ्रेंड्स, ये होगा संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि जो ये उपवाक्य है राम बहुत सुंदर लड़का है, तो ये होगा संज्ञा उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया, क्योंकि पुरस्कार का जब हमें हटाना होता है, उसको नहीं लेना होता है, तो उसको तिरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार का अपमान नहीं कहा जाएगा, अनादर नहीं कहा जाएगा और अवमान भी नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तिरस्कार उसको कहा जाएगा, पुरस्कार का तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। विशेषण बताना है। तो देखिए, मौनी जो होगा विशेषण शब्द होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अकिंचन बोला जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, शब्द से पहले लगाए जाते हैं। तो अनायास में क्या होगा, उपसर्ग अन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि होती है जिसमें ज्यादा वायु निकलती है। तो ज्यादा वायु किस में निकलेगी, ख और घ में। ठीक है, ख और घ को बोलने में हमारे मुंह से वायु निकलती है, जबकि क ग च ज और ट ड ये सभी अल्प प्राण ध्वनि है जिसमें कि कम वायु मुंह से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप होगा क्रीड़ा। ठीक है, ऑप्शन होगा सी। अब है 16वां क्वेश्चन,
8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन पेपर में आपसे लोकोक्ति मुहावरे पूछे जाते हैं, जिसमें कि इसमें पूछा है 8 बार 9 त्योहार, इसका मतलब होता है मौज मस्ती का जीवन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए 17 क्वेश्चन में पूछा है महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है? अब देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा की जो नीरजा विधा है, इसको पूछा है किस विधा की रचना है, ये होगा काव्य संग्रह। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं, इनको आप प्लीज़ याद करके जाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि महादेवी वर्मा से अत्यधिक क्वेश्चन बनते हैं। साहित्य, हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो महादेवी वर्मा से बन रहे हैं। अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो 18 दिसंबर को हुआ था, उसमें भी महादेवी वर्मा का एक क्वेश्चन बना था। इसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड और यहाँ कनिष्ठ सहायक में भी महादेवी वर्मा से ही क्वेश्चन बना है। तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना, इनकी सभी रचनाएं प्लस इनकी जो जो रचनाएं हैं वो किस किस विधा में है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है पर्णकटी का विलोम होगा। पर्णकटी का विलोम होगा प्रासाद। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्णातीत शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्णातीत शब्द का अर्थ जो होता है ये होता है वर्ण से परे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। विसर्ग संधि वहां पर होती है जहां पर विसर्ग चिन्ह भी लगा रहता है, विसर्ग यह कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए मनः प्लस ताप, मन संताप, मन स्ताप। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो रीजनिंग से अगला क्वेश्चन है 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है? देखिए 20 मिनट का हमसे पूछा है, 20 मिनट में चलेगी 10 डिग्री। वैसे ही देखो 20 में 10 डिग्री चल रही है, फिर और आगे 20 मिनट और होते हैं तो कितने चलेगी? तब भी 10 डिग्री चलेगी। फिर और 20 मिनट होंगे तब भी 10 डिग्री चलेगी। तो यहाँ पर घंटे की सुई का पूछा है ये। ठीक है, तो घंटे की सुई 10 डिग्री चलती है हर 20 मिनट में। तो 20 कितने हो गए? 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती होगी? 30 डिग्री चलती होगी। ठीक है, 30 डिग्री चलती होगी, यानी कि आपका जो एक एक ब्लॉक होता है 5-5, यहाँ पर जो एक एक ब्लॉक होता है तो उसमें ही घंटे की सुई एक एक ब्लॉक आगे बढ़ती है 1 घंटे में। जैसे कि जब 1 से 2 बजना होता है तो घंटे की सुई जब यहाँ पे होती है तो फिर 2 बजे कहाँ पे आ जाती है? यहाँ पे जाती है। और वो कितने टाइम में आती है? जब 60 मिनट पूरे हो जाते हैं, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो जाता है, तब जाके घंटे की सुई यहाँ पर आती है। तो इसका मतलब वो कितने डिग्री चलती है? हर 20 मिनट में 10 डिग्री वह चलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह है उत्तराखंड जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बोला है 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह एशिया का भी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में है। नैनीताल में इसका प्रवेश द्वार है, रामनगर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कि पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून आते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, और महंगाई में जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह असमान होता है। असमान यानी कि हर किसी को धन अलग अलग वितरित होता है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। मुद्रास्फीति से भी यहाँ पे क्वेश्चन बना है। और मुद्रास्फीति जो है अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मुद्रास्फीति से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का जो है ये महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। यह किया गया था 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जिले में सम्मिलित किया गया था। यह किया गया था 13 मई 1972 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से लवण रहित झील है। तो लवण रहित झील जो है वो है डल झील, और ये कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह झील है, डल झील। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स इन्होंने लिखी थी, सम नोट्स ऑन मूलाराम, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स भी लिखी गई थी, लेकिन गढ़वाल चित्रशैली मुकुंदी लाल की पुस्तक नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा रीजनिंग से एक क्वेश्चन बना है। तो रीजनिंग का ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। पहला आपका घड़ियों के हिसाब से था, यानी कि डिग्री बतानी थी हमें। अब यहाँ पर है पंक्तियों वाला क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा रहता है कि दाएं से सुरेश 15वें नंबर पे है और बाएं से सुरेश 16वें नंबर पे है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसमें पूछा है कि 15वें नंबर पे दाएं से है और बाएं से वो 16वें नंबर पे आ रहा है। कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि उस पंक्ति में टोटल 50 व्यक्ति हो जाए। तो पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि उस पंक्ति में आखिर लोग हैं कितने। तो यहाँ पर बोला है दाएं से कितने नंबर पे है सुरेश? 15वें नंबर पे, और बाएं से अगर हम चलेंगे तो वह 16वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक ही जगह है जो सुरेश की जगह है। तो देखिए अगर इसका हमें टोटल निकालना है तो देखिए यहाँ से तो वो 15वें नंबर पे आ जा रहा है और यहाँ से वो 16वें, जो यह स्थान है वो 16वें नंबर पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो पंक्ति में टोटल लोग हैं वह कितने हैं? 30 लोग हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 15 + 16 तो 31 होता है, तो ऐसा नहीं है। ये वह सीट तो उसकी एक ही रहेगी ना बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, जब भी आपको टोटल नंबर निकालने होते हैं कि टोटल कितने लोग होंगे पंक्ति में, इस तरह की कंडीशन में क्या करना होता है, जितने भी वो नंबर पे वो बैठ रहा है उनको क्या कर देना होता है? ऐड कर देना होता है, और उसमें से एक माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर देखो पंक्ति में टोटल लोग तो 30 हैं। अब हमसे बोला गया है कि उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाए, इसलिए उसमें कितने शामिल और करने पड़ेंगे? 30 पहले से हैं तो और कितने शामिल करने होंगे? 20 लोगों को और शामिल करना होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है बेटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यह की गई थी 1840 में, नवी भू व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयातक निर्यातक कोड IEC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया फरवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? फ्रेंड्स दर्रों से, क्योंकि उत्तराखंड में जो दर्रे हैं वह भूगोल विषय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दर्रे, ताल और नदियाँ आपको पता होनी चाहिए। श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, और श्रृंगकंठ दर्रा जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी दर्रा है जो कि उत्तरकाशी में है। किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका होगा गोपाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, और ये हमारा रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन अभी चल रहा है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इसमें ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस तरह से ग्रिड के भी क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग में। तो इसमें क्या करना होता है, हमको थोड़ा सा हमें अपना माइंड यूज़ करना है कि यह कैसे हो रहा होगा। तो 9, 12 और 13 को हम क्या करें इसके साथ कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कि 1404 आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब इनको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिवाइड से तो संख्या कम हो जाती है और मल्टीप्लाई से संख्याएं बढ़ जाती है। तो 9 × 12 × 13, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1404 राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको करके देख सकते हो, तो आपको इसका खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना होगा? 6 होगा, और 6 × 5 कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पे 30 दे रखा है। इसका मतलब इन तीनों में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 7, 9 और यहाँ पर क्या आएगा? तो 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो कितना आएगा? 63 आ जाएगा। अब 63 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 504 आ जाए। 63 में हम
देखिए 63 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 504 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, जब हमसे पूछा रहता है ऐसा, तो हमें क्या करना होता है 504 को डिवाइड कर देना है 63 से। तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना है। 63 को अगर हम 504 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना है 8। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 उत्तराखंड जीके से पूछा गया है, जो कि एक तरह से आपका राष्ट्रीय राज्य के आंदोलन से क्वेश्चन है, जिसमें बोला है किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। राइट आंसर इसका होगा मानवेंद्र शाह ने टिहरी नरेश थे जो कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग की थी और इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके भी वैसे तो आप मन में ही सोच सकते हो, लेकिन नहीं सोच पा रहे तो ऐसे करना है कि बीते हुए कल से पहले का दिन। तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, आज पर खड़े हैं, और बीता हुआ कल यानी कि कल, और उससे पहले का दिन यानी कि परसों। तो परसों क्या था, सैटरडे था। तो अब पूछा है तो आगामी कल मतलब अभी तो हम आज पे खड़े हैं, और फिर आगामी कल कल होगा, और फिर उस कल के बाद यानी कि आने वाला परसों। तो यह परसों को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर सैटरडे है तो यहाँ पर क्या होगा, संडे होगा। फिर आज क्या होगा, मंडे होगा। फिर कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा, और फिर वेडनेसडे यानी कि बुधवार होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 37 उत्तराखंड जीके से है, कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे। तो राइट आंसर आपका होगा सन 1839 1839 में गढ़वाल और कुमाऊं को दो पृथक जिले बनाया गया था। और कुमाऊं का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, नैनीताल, और गढ़वाल का पौड़ी गढ़वाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा द्वारा। न्यायालय पर अधिकार परीक्षा का एक अधिकार होता है, जिसका यूज करके वो क्या कर सकता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके कार्य से रोक सकता है जो कि जिसका उस पर कोई भी कानूनी हक नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें बोला है 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि कहाँ खरीदी थी। तो इसके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में है मसूरी, बागेश्वर, नैनीताल और चमोली। राइट आंसर इसका होगा देहरादून का मसूरी। यहाँ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी 1812 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है। अब हमें गलत कथन बताना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 क्या था। तो यह था एक ध्रुवीय उपग्रह, राइट होगा। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा बोला है और हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि यह तीसरा है। तो ये जो कथन होगा यही हमारा रॉन्ग वाला कथन है। यह तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है जो कि उच्च रेजोल्यूशन वाला है। तो तीसरी पीढ़ी का है, यह हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, तो यह भी राइट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत कथन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। राइट आंसर इसका होगा चीड़ के, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे इलाके हैं तराई के जहाँ यूकेलिप्टस के भी वृक्ष मिलते हैं। तो देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 42, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था। राइट आंसर इसका होगा बालाजी विश्वनाथ, जो कि मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे खनिज से पूछा गया है कि उत्तराखंड के जो भी खनिज संसाधन होते हैं वहां से क्वेश्चन आया है कि बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि देहरादून जिले में बेराइट्स खनिज की मात्रा अधिक है, तो यह वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है 5 अगर गुणा करेंगे 4 से तो
15 आएगा, 7 की 8 से करेंगे तो 49 आएगा, 6 की 5 से करेंगे तो 24 आएगा। तो हमें बताना है कि 8 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 4 जा 20 होता है, लेकिन उन्होंने 5 3 जा का आंसर लिखा है। 7 8 जा 56 होता है, लेकिन 7 7 जा का राइट आंसर लिखा है। 6 5 जा 30 होता है, लेकिन 6 4 जा का आंसर लिखा है। तो उसी तरह से 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है, लेकिन हमें 8 4 जा हमारा 32 होता है, लेकिन हमें 8 3 जा क्या करना है, 24 आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो डोकरियानी हिमनद है, डोकरियानी ग्लेशियर है, वो कहाँ स्थित है। यह आता है भागीरथी बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा समवर्ती सूची में। अब जो ये तीनों सूचियां हैं वह किस भाग में आती है, इसमें देखिए समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची जो है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, तो ये आएगी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा हुआ है। कितने में, 3 सूचियां हमारी बनाई गई हैं जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो अगर आपसे अनुसूची पूछेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया। राइट आंसर इसका है सिस्टर सुनीता रावत गोयल को। क्वेश्चन नंबर 48 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। राइट आंसर इसका है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड जीएस से 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। राइट आंसर इसका होगा कमलेंदुमती शाह ने इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग से है, जिसमें बोला है कि इस सीरीज का जो अगला संख्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे लगा है, तो यहाँ पर कौन सा अंक आना है। तो फ्रेंड्स हमें समझना होगा कि ये सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है, जो कि हम पता लगा पाएँ कि प्रश्नवाचक पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद 8 कैसे आया होगा, जब 2 में 6 को ऐड किया होगा। वैसे ही 8 के बाद 16 कब आया होगा, जब 8 में 6 को ऐड किया होगा। लेकिन 14 के बाद 26 कब आएगा, जब आपका 14 में कितना ऐड किया होगा, 12 ऐड किया होगा। उसी तरह से 26 में 38 कब आया होगा, जब 26 में ऐड किया होगा 12। अब देखो नेक्स्ट जो बन रहा है 38 में 56 कैसे आया होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 की टेबल बन रही है, जिसमें दो सीरीज में ऐड हो रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा 2 बार 6 ऐड हुआ, फिर 2 बार 12 ऐड हुआ, अब 2 बार क्या होगा, 18 ऐड किया जाएगा। तो 38 में 18 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा, और 56 में अब क्या करेंगे, 18 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 74 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 74। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया कि 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। राइट आंसर इसका होगा बुद्धि बल्लभ पंत ने। यह क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी आया था। तो 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार जो है इसका प्रकाशन बुद्धि बल्लभ पंत ने किया था, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बेला ढीला खान प्रसिद्ध है। तो बेला डीला खान यह भी एक तरह का खनिज संपदा से, उत्तराखंड की खनिज संपदा से क्वेश्चन बना है बेला डीला खान का। तो यह है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ठाकर संबंधित है। तो फ्रेंड्स ठाकर का संबंधित है व्यापार यात्रा से। व्यापार यात्रा से ठाकर शब्द का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, किस वंश शासन काल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। राइट आंसर इसका होगा शिशुनाग वंश में। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। यह चुने गए थे अल्मोड़ा क्षेत्र से सन 1955 में। क्वेश्चन नंबर 56 आपका कंप्यूटर से है, ठीक है, कंप्यूटर से है क्योंकि कनिष्ठ सहायक में आपकी कंप्यूटर भी आनी होती है। वह मेमोरी जिसमें डेटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया जाता है या फिर नष्ट किया जाता है, तो वह कौन सी मेमोरी है। तो राइट आंसर इसमें होगा ई प्रोम। और ई प्रोम की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो होगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह से अगर
पी रोम की पूछी जाए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन सब की फुल फॉर्म भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 57 है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की? पीसी जोशी ने इसका राइट आंसर होगा। पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका होगा 24 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? राइट आंसर इसका होगा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में दानपुर जगह पर दानपुरिया बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स यह भारत से जीएस का एक क्वेश्चन है जो कि है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है महाराष्ट्र से गोवा और गोवा से कर्नाटक। महाराष्ट्र के मुंबई से यह ट्रेन जो है कहाँ तक चलती है? मंगलौर तक। मंगलौर तक। तो इस तरह से अगर आपके ऑप्शन में पूछा जाता तो मुंबई से मंगलौर इसका राइट आंसर होता, क्योंकि महाराष्ट्र से गोवा और गोवा से कर्नाटक तक चलती है। और फ्रेंड्स इस रेलवे का यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ की बड़ी बड़ी ऊंची घाटियाँ और गहरी गहरी खाइयाँ होती है। तो यह एक इस तरह का रेलवे मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है पूछा है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? यह बनाई थी आपकी जेएम क्ले ने। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, जेएम क्ले ने। ऋषिकेश कहाँ है? देहरादून जिले में है। और आपका कर्णप्रयाग कहाँ है? यह है चमोली जिले में। और आपको पता होना चाहिए जो कर्णप्रयाग है वह पंच प्रयागों में भी एक प्रयाग है, जिसमें कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। और पिंडर को एक और नाम से जाना जाता है, कर्ण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसीलिए इस धाम को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, जो कि सिरतान था केवल नगद संबंधी। यह केवल कैश संबंधी कर था और एक प्रकार का भूमि पे लगने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 63 है, पहला वेब ब्राउज़र क्या था? तो पहला वेब ब्राउज़र था www, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो गढ़वाली चित्रकला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कांगड़ा चित्रकला का। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपीईसी ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य इन चारों में से है वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है, सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा कैप्टन हडल्स्टन। और उत्तराखंड में चाय के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा नैनीताल जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार पूछा है कि इस अधिनियम को 2009 में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर इसका होगा 86वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? गढ़वाल क्षेत्र के बारे में स्कंद पुराण के केदारखंड में भी जानते हैं, महाभारत का वन पर्व में भी जिक्र है और वायु पुराण में भी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के माध्यम से हम जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय 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 माई जन्मभूमि धन धन्य तुम किसने किया? यह अनुवाद किया था हरि राम त्रिपाठी ने 1906 में। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा रीजनिंग से, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? प्रस्थान स्थल यानी कि जहाँ से उसने शुरुआत करी थी वहाँ से एंड तक उसकी दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशाएं कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पश्चिम, उत्तर
और इधर दक्षिण। अब इसी के अनुसार आपको अपना डायग्राम बनाना है कि जो व्यक्ति है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जा रहा है। तो उत्तर की दिशा किधर होती है, ऊपर की ओर। तो 4 किलोमीटर आपके लिए स्पेस कर देती हूँ। तो 4 किलोमीटर जा रहा है वो उत्तर की दिशा में, ठीक है। फिर उसके बाद वह जा रहा है 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जा रहा है। वो पूर्व किधर होता है, इस तरफ। तो ये हो गया आपका 6 किलोमीटर का पूर्व की दिशा हो गई। और फिर वह 4 किलोमीटर फिर से वो उत्तर में ही जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर। ये हो गया आपका 4 किलोमीटर की लाइन ये बना दी मैंने उत्तर की तरफ। अब पूछा है कि वह प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करोगे कि 4 में 6 प्लस करोगे 10 हो जाएगा, और फिर 10 में 4 प्लस करोगे तो 14 हो जाएगा। तो आप सोचोगे जो ऑप्शन ए है वो 14 किलोमीटर राइट आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरे रास्ते की लंबाई नहीं नापनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कितना चला, यानी कि उसने कितनी दूरी तय करी, तो आप बोल सकते थे कि वो 14 किलोमीटर उसने दूरी तय करी। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि ठीक वहाँ पे बताओ जहाँ से वो चला और जहाँ पे वो अभी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। इसमें 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो देखो, अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपने मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बन गए हैं, और त्रिभुजों से ही ये सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो लाइन थी ये कितने की थी, 6 किलोमीटर की थी। और अगर इसे बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ये कितने की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी आधी, और ये आधी हो जाएगी 3 की। तो 3-3 किलोमीटर में हमने बांट दिया। और देखिए, अब हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए हैं जिसकी हमें 2-2 भुजाएं पता है। इस त्रिभुज की ये भुजा हमें पता है 4 किलोमीटर है, और ये वाली भुजा जो है हमें पता है 3 किलोमीटर है। तो अब हमें पता लगानी होगी यह भुजा कितने की होगी, ताकि हम क्या करें, इस भुजा और इस भुजा को जोड़कर उसकी पूरी टोटल दूरी निकाल लें। तो अगर यह 4 है और ये भुजा 3 है, तो ये वाली भुजा होगी आपकी 5, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें क्या होता है, 4, 3, 5 का जोड़ा होता है। आप इसको सूत्र से भी निकाल सकते हो। तो देखो, अगर आप सूत्र से निकालोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, और 25 रूट में होगा तो रूट का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। और यह सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे भी आप निकाल सकते हो 5। वैसे भी आप याद रख सकते हो कि जो 3 और 4 होता है, जब त्रिभुज की कोई सी भी भुजाएं 3 और 4 होती है तो दूसरी भुजाएं आपकी 5 होती है, ठीक है। तीसरी वाली भुजा 5 होती है। तो इससे भी आपको पता चल जा रहा है। तो जो ये लाइन मैंने आप यहाँ पर बनाई थी, तो इसमें 5 ये आ गया, और इस तरफ भी आपका इधर 4 था और इधर 3 है, तो ये भी आपकी 5 हो जाएगी। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक और बार देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा तो। अब है क्वेश्चन नंबर 71। कुफिनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। कुफिनी नदी है पिंडर नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। रेगर मृदा की प्रमुख उपज कौन सी है। राइट आंसर इसका होगा कपास, जो है रेगर मृदा में उपजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो राज्य विधानसभा सीट टोटल है आपके पास 70। उत्तराखंड की राज्य विधानसभा सीट जो है 70 है, जिनमें से कि 15 सीट जो है आरक्षित है। अब 15 में से 13 सीट जो है एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए है। अब इन्हीं 2 में से हमको बताना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीट है। तो देखिए, जो 2 सीटें हैं वो एक तो है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में आता है, और एक है चक्राता जो कि देहरादून में आता है। लेकिन यहाँ पर चक्राता का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, नानकमत्ता विधानसभा सीट। क्वेश्चन नंबर 74 है, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल की एक टीम में। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। तो नहीं किसको किया गया है, पौड़ी गढ़वाल का राठ ओबीसी है, टिहरी गढ़वाल का गंगाड़ और चमोली का पैनखंटा। लेकिन जो हरिद्वार का नारसन है, यही राइट आंसर होगा, हरिद्वार का नारसन ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 76 है, ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, जो ग्राम पंचायत की शक्तियां होती है वो अनुसूची 11 में निहित होती हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 के जी से एच तक ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान में निहित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो फ्रेंड, जो तुग्याल है वो वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सभी वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी एक विशेष रूप से एक्साइज को इस कोड में लिखा जाता है और बैंड को इसमें लिखा जाता है। तो बताइए कि साइंस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, एक्साइज के जो कोड हैं उसी तरह बैंड के भी कोड हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बैंड से कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि इसमें बी आ रहा है। तो हमको बताना है कि साइंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इन्हीं में से हमें सारे लेटर्स के कोड देख लेने हैं, जैसे कि ई का 3 आ रहा है, एस का 9 आ रहा है, तो ऐसे ही साइंस के भी सारे कोड देख लेने हैं। साइंस का जो सबसे पहला कोड आएगा वो आएगा 6, क्योंकि यहाँ से आप देख लो एस जो है सेकेंड लास्ट है और यहाँ पर भी 6 सेकेंड लास्ट है। तो इसी तरह से आपको पूरा पता लगाना है। तो एस हो जाएगा 6 और आपका सी का कोड हो जाएगा 1 और आई का हो जाएगा 2, ई का हो जाएगा आपका 3 और एन का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और लास्ट में ई का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए, यह दिख रहा होगा आपको ऑप्शन बी में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, पवार शासन में उल्लिखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? मुख्तार बख्शी और दीवान तीनों ही मंत्रिमंडल के अंदर थे, लेकिन सदर जो ऑप्शन 4 में दिया है यही राइट आंसर होगा क्योंकि यह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 80 है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? यह आया 1995 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? राइट आंसर होगा एडविन टी एटकिंसन ने। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, फलक से बने औजार संबंधित हैं? यह संबंधित है मध्य पूरा पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं प्रशासनिक, परामर्शी और अर्धन्यायिक, उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो यह थे ज्योति राम कांडपाल, जिन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? राइट आंसर इसका होगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला है, श्रीनगर गढ़वाल में श्यामा शाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर इसका होगा श्याम शाह को इसका श्रेय जाता है। नाम से भी आप याद रखना, श्याम और श्यामा। तो श्याम शाह ने श्यामा शाही बाग बनाने का उनको श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि मालती रोहन की माता है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से रिलेशन बनेगा? तो मालती रोहन की माता है तो हम एम से इसको दिखा देंगे और यह है किसकी माता? रोहन की। समीर अजीत का पिता है, तो समीर जो है वह किसका पिता है? सॉरी, यहाँ पे मालती जो है रोहन की माता है और समीर जो है अजीत का पिता है। अजीत, रोहन और दीपू भाई हैं, यानी कि रोहन और अजीत का भाई दीपू भी है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? मालती दीपू की माता है, ठीक है, तो मालती दीपू की भी माता होगी, राइट है। समीर मालती का पति है, समीर जो है मालती का आपस में पति पत्नी है, ये सही है। समीर तीनों बच्चों का पिता है, तीनों बच्चों का पिता है, राइट है। अजीत मालती की पुत्री है, अजीत जो है मालती की पुत्री नहीं बल्कि पुत्र है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा है पादरी रेमब्रैंड ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है भारत के श्रमिकों का रोजगार का मुख्य क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? राइट आंसर इसका होगा बाड़ाहाट में यह लेख मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? सभी को पता होगा, यह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आईबीआरडी कहलाता है विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की थी 2002 में यह घोषणा आई थी।
क्वेश्चन नंबर 94 रीजनिंग से है, जिसमें पूछा है कि इस संरचना में त्रिभुजों की कितनी संख्या होगी। तो देखिए अगर इसको गिना जाए तो इसमें संख्या होगी टोटल 21। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी जो कि देहरादून में है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 1 सितंबर 1959 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है कि पर्वतारोही कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए, हीरा राम आर्य पर्वतारोही हैं, कन्हैया लाल पोखरियाल भी पर्वतारोही हैं, हर्षवर्धन बहुगुणा भी पर्वतारोही हैं। तो राइट आंसर इसका होगा त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो कि पर्वतारोही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। देखिए इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो कि जैव विविधता संबंधित क्षेत्र है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा है किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहते हैं। तो नेटवर्क के माध्यम से जब हम संदेश भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की संख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर यानी कि 10 साल के अंतराल में कितनी जो वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में, उसे ही दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर कहते हैं, जो कि सबसे अधिक हुई है ऊधम सिंह नगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट ये क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया है कि सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। राइट आंसर इसका होगा देहरादून के चक्राता की जौनसारी जनजाति, जिसमें कि सयाना और खुमरी व्यवस्था प्रचलित है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके कनिष्ठ सहायक 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की आपके लिए मैं वीडियो लाते रहूँगी, और इसका जो इवनिंग वाले शिफ्ट वाला एग्जाम पेपर होगा वो भी मैं आपका अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसी तरह से और वीडियोज़ देखनी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।